Hello everyone. Good morning to all of you. चलिए आज हम फिर से लेक्चर नंबर 7 फ्लूइड मैकेनिक्स में लेकर हम आए हैं, जो कि मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट्स 4th सेमेस्टर के लिए है। आज हम बात करेंगे बाबू बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे कि मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, फिजिकल मीनिंग समझेंगे, एप्लीकेशन समझेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को पढ़ने के बाद हम केवल एप्लीकेशन पार्ट ही पढ़ने वाले हैं। जैसे फ्लो मेजरिंग डिवाइस, वेंचुरीमीटर का बात करेंगे, ऑरिफिस मीटर का बात करेंगे, ऑरिफिसेज का बात करेंगे, फ्लो थ्रू पाइप्स बात करेंगे। ये सब जगह बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई होने वाला है। तो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में अब कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने से पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले, जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 6 जो कि बर्नौलीज थ्योरम का पार्ट 1 ऑलरेडी हम ले चुके हैं क्लास, अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 6 देखिए, क्योंकि हम वहां पे ऑलरेडी यूलर मोमेंटम इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के बारे में बात किए हैं। और यूलर मोमेंटम इक्वेशन फॉर स्टेडी एंड इनविसिड फ्लो के लिए हम मैथमेटिकली ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन लिख चुके हैं। कैसे लिखे हैं वहां पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि हम उसी के मदद से हम बर्नौलीज थ्योरम या आज के लेक्चर नंबर 7 को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, बात करते हैं आगे से कि फ्रॉम हमें पढ़ना है बर्नौलीज थ्योरम, लेकिन हम बात किसका करेंगे बाबू? यूलर मोमेंटम इक्वेशन का, क्योंकि हमें उसी के मदद से बर्नौलीज थ्योरम लाना है। तो अगर हम बात करें फ्रॉम यूलर मोमेंटम इक्वेशन, यूलर मोमेंटम इक्वेशन किसके लिए बाबू? फॉर इनविसिड एज वेल एज स्टेडी फ्लो के लिए, स्टेडी फ्लो के लिए। तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्या बाबू? डीपी अपॉन पी प्लस जी इंटू डीजेड प्लस वी इंटू टीवी इक्वल टू क्या लिखे थे बाबू? 0। फिर से बोल दे रहे हैं, ये इक्वेशन कहां से आया? प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप क्या करें, लेक्चर नंबर 6 को देखिए, वहां पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें फ्लो क्या मानना पड़ेगा? इनविसिड। और क्या मानना पड़ेगा? स्टेडी फ्लो, साथ साथ स्ट्रीमलाइन। तब बर्नौलीज थ्योरम को ड्राइव करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेना होगा। तो पहला अजम्पशंस क्या लिए बाबू? कि फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड। अब यह स्ट्रीमलाइंड क्या है अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, और बोल सकते हैं क्रॉस भी इक्वल टू 0। सेकेंड, अगर आप ये लिख दिए, इसका मतलब फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो इज इरोटेशनल होना जरूरी है, इरोटेशनल। थर्ड क्या बोले बाबू? फ्लो इज इनविसिड, जो कि अभी हम देखें, फ्लो इज इनविसिड, साथ साथ फ्लो इज
स्टडी। अभी तक हम इतना अजम्पशंस लिखे हैं इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, लेकिन हमें बात करना क्या वो बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। तो हम इस इक्वेशन के बाद बात करते हैं। मान लीजिए इस इक्वेशन को हम क्या किए बाबू, इंटीग्रेट करिए दोनों साइड। चलिए दोनों साइड इंटीग्रेट करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट्स हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ शेयर और लाइक करें। कोई भी डाउट है वीडियो के रिलेटेड, समझ में नहीं अगर आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ साथ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे क्या होगा, आपके साथ आपके दोस्त को भी बेनिफिट पहुंचेगा। चलिए वापस आते हैं, इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, डीपी अपॉन रो इंटीग्रेशन जी इंटू डीजेड प्लस इंटीग्रेशन वी डीबी इक्वल टू क्या होगा बाबू, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अरे कांस्टेंट तो होगा ही। बस अब यहां पे डेंसिटी जो है बाबू वो वेरी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्यों? ये फ्लो कंप्रेसिबल भी हो सकता है और इनकंप्रेसिबल भी हो सकता है, इसलिए डेंसिटी कांस्टेंट हम नहीं लिए। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं टोटल एनर्जी इक्वेशन। टोटल एनर्जी इक्वेशन, टोटल एनर्जी इक्वेशन जो कि वैलिड किसके लेगा, वैलिड फॉर लिक्विड एज वेल एज गैस, दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन अगर नेक्स्ट अजम्पशन का बात करें, जो कि अजम्पशन नंबर क्या होगा 5, ऑलरेडी हम 4 ले चुके हैं, हम अजम्पशन में किसका बात कर रहे हैं, 5 का बात कर रहे हैं। अगर फ्लो इज इनकंप्रेसिबल, फ्लो इज इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल दैट इज रो इक्वल टू कांस्टेंट। तब यहां से रो तो कैंसिल हो जाएगा बाबू, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा। तब क्या हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं फर्दर क्या, पी बाई रो इंटीग्रेट कर दीजिए ना, प्लस जी इंटू जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन आ रहा बाबू, जब आप ध्यान से देखिए तो यहां पे डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब फ्लो इज इनकंप्रेसिबल और 99% लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल। ये इक्वेशन लिक्विड और गैस दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन ये इक्वेशन गैस के लिए वैलिड नहीं है, किसके वैलिड है, लिक्विड के लिए। और इसी इक्वेशन को तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन। यही इक्वेशन क्या नाम से जाना जाता है बाबू, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, फिर से बोलते रहे, किसके लिए वैलिड है, लिक्विड के लिए, इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए। तो इस इक्वेशन को लाने के लिए आपको अजम्पशंस कितना मानना पड़ेगा, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन समझ में आना चाहिए अच्छे से, केवल लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं, समझ में आना भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो इज इनविसिड, फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज इनकंप्रेसिबल। इतना अजम्पशंस माने तब हम बर्नौलीज इक्वेशन ड्राइव कर पाए।
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए कौन कौन सा जंक्शंस लेना पड़ेगा। स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग फ्लो होना चाहिए, इरोटेशनल, इनविसिड, स्टीडी, साथ साथ क्या होना चाहिए बाबू, इनकंप्रेसिबल। तब ये तो हम मैथमेटिकली लिखे बाबू। स्टेटमेंट क्या कहेगा बर्नौलीज का, स्टेटमेंट क्या कहेगा जरा सुन लो। पी मतलब क्या, प्रेशर एनर्जी, अरे है तो एनर्जी है ना। पी मतलब प्रेशर एनर्जी, जेड क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। भी क्या बाबू, वेलोसिटी है, मतलब क्या बाबू, काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तीनों के जोड़कर क्या है बाबू, कांस्टेंट। मतलब क्या बाबू, कि फ्लो हो रहा है, देखिए अगर वो फ्लो स्ट्रीम लाइन के अलोंग हो, इरोटेशनल हो, इनविसिड हो, स्टीडी हो और साथ साथ इनकंप्रेसिबल हो, तो समेशन ऑफ सभी को जोड़कर द समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई फ्लो हो रहा हो और वो फ्लो स्ट्रीमलाइन, इरोटेशनल, इनविसिड, स्टीडी, इनकंप्रेसिबल हो, तो हमेशा फ्लो के दौरान सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो कहता है बर्नौलीज थ्योरम, और इसी को हमें आगे अप्लाई करना, एप्लीकेशन में लेना है और समझते फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। उससे पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं बाबू, मैथमेटिकली हम देख चुके हैं। बर्नौली थ्योरम इट स्टेट्स दैट फॉर स्टेडी, इनविसिड एंड इरोटेशनल फ्लो, साथ साथ इनकंप्रेसिबल बोल दीजिए, एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, the summation of pressure energy, kinetic energy and potential, और इसी को डेटम एनर्जी कहते हैं। ब्रैकेट में पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वेट। हम बर्नौली इक्वेशन को पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, पर यूनिट वेट भी लिख सकते हैं। हम ये आगे बात करने वाले हैं। दो फॉर्म में बर्नौली इक्वेशन को लिख सकते हैं। इज कांस्टेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द फ्लो। जैसे मान लो कोई एक पाइप है, इस पाइप के अंडर फ्लो हो रहा है एक सेक्शन 1-1, सेक्शन 2-2। अगर ये दोनों के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में अगर फ्लो अगर स्टीडी हो, इनविसिड हो, इरोटेशनल हो, इनकंप्रेसिबल हो, तो समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेटम एनर्जी, जो कि E1 बोल सकते हो, टोटल एनर्जी क्या हो, E1। इस पॉइंट पे माने कि E1 एनर्जी है, इस पॉइंट पे क्या E2, तो दोनों जगह वैल्यू क्या होगा बाबू, सेम। मतलब हम लिख सकते हैं E1 = E2। ये कब E1 = E2 होगा, जब ये जितना भी अजम्पशंस लिए हैं इस अजम्पशंस को फॉलो करेगा तभी। तो हम ये देखिए बाबू कि बर्नौली थ्योरम कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं। कहां से आया, यूलर मोमेंटम से आया। स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है। कौन कौन सा अजम्पशन है, ये है। ये क्वेश्चन आपको सेमेस्टर में जरूर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली अजम्पशंस, ये दोनों तुम घोट जाओ, याद कर जाओ बाय हार्ट। कोई भी वर्ड में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है और बर्नौली में कौन कौन सा अजम्पशंस लेते हैं, ये पूरे अजम्पशंस को तुम क्या कर जाओ बाबू, घोट जाओ, बाय हार्ट याद कर जाओ, एक भी भूलना नहीं। चलिए आप देखेंगे क्या हम
कि बर्नौलीज इक्वेशन को दो डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ना पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वेट, तो उससे क्या हो कि और बात खुलेगा और आपको और समझ में आएगा। देखते हैं, चलिए अब हम क्या बात करेंगे बाबू कि बर्नौलीज इक्वेशन को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला पर यूनिट वॉल्यूम और सेकंड पर यूनिट वेट। एनर्जी पर यूनिट वेट को हम दूसरा रूप में कहते हैं बाबू हेड फॉर्म, हेड के टर्म में। सबसे पहले देखते हैं बाबू कि बर्नौलीज थ्योरम में अभी क्या ड्राइव किए थे इक्वेशन P बाई रो प्लस GZ प्लस V स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या था बाबू, कांस्टेंट था। चलिए क्या हम इस रो को हम यहां ले जा सकते हैं, हम रो को हम यहां ले जा सकते हैं बाबू। क्या देखिए तो क्या जाएगा P प्लस रो इंटू GZ प्लस रो V स्क्वायर बाई 2, या ये भी बोल सकते कि G से सबको नीचे डिवाइड कर दीजिए तो क्या जाएगा बाबू P बाई रो G प्लस V स्क्वायर 2G प्लस Z इक्वल टू कांस्टेंट। दो काम किए बाबू, इस इक्वेशन में चाहे तो रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए या G से डिवाइड कर दीजिए। अगर रो से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो नीचे का रो कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा P, यहां क्या जाएगा रो GZ प्लस रो V स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर G से अगर डिवाइड कर दे तब P बाई रो G V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z, क्योंकि ये G तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये फॉर्म है तो इस फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं बाबू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों, क्या देखिए ना रो V स्क्वायर बाई 2 है ना, इसको हम ब्रेक करते हैं। डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 m अपॉन v इंटू बी स्क्वायर। तो v का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, तो क्या एनर्जी पर यूनिट क्या है वॉल्यूम में तो है। यहां भी देखिए रो GZ, रो को ब्रेक करिए m बाई v, वॉल्यूम क्या बाबू डिवाइडेड, एनर्जी से वॉल्यूम क्या डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या बाबू ये भी क्या एक तरीके से बोल सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम। यहां जाइए इसलिए बोलते हैं बाबू P इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रो GZ को क्या बोलते हैं बाबू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रो V स्क्वायर बाई 2 को क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड फॉर्म एनर्जी पर यूनिट वेट, और क्या कहते हैं बाबू हेड फॉर्म। यहां क्या है बाबू P बाई रो G प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z। Z खुद में क्या है, ये मान लीजिए डेटम है, डेटम सरफेस, ये डेटम सरफेस है। तो एक यहाँ पॉइंट है तो यहां से हाइट क्या होगा Z, ये हाइट आप किसमें मेजर करिएगा वो मीटर में, तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर, मतलब किसके फॉर्म में मेजर कर रहे हैं हाइट। तो पर यूनिट वेट, वेट क्या था बाबू रोजी, रोजी से डिवाइड किए कि नहीं किए, तीसरी एनर्जी पर यूनिट वेट, या इसी को क्या कहते हो हेड फॉर्म। सेकंड वाला टाइप 2 जो एनर्जी पर यूनिट वेट या हेड फॉर्म, ये इक्वेशन सबसे ज्यादा यूजफुल है और ये इक्वेशन आपको पूरे न्यूमेरिकल में आएगा, चाहे सेंचुरी मीटर पढ़ेंगे तो भी और पीसेस पढ़ेंगे तो भी, और फिर उसके बाद अगर बात करें कि पाइप फ्लो भी पढ़ेंगे तो हम यही इक्वेशन याद करेंगे। मतलब आज के बाद आप याद कर जाओ कि बर्नौलीज इक्वेशन P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें कि P बाई रो जी को क्या कहेंगे प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। सेकेंड V स्क्वायर बाई 2G को क्या कहेंगे काइनेटिक हेड और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। Z को इससे पोटेंशियल हाइट, पोटेंशियल हेड, या क्या बाबू डेटम हेड। तब बात होता है कि हेड क्या होता है सर, तो हेड कुछ है नहीं, एनर्जी का रिप्रेजेंटेंट, एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो हेड फॉर्म, इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइट। हाइट के टर्म में एनर्जी को क्या करिए बाबू रिप्रेजेंट अगर करना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं हेड फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है हाइट के टर्म में लिखे, जैसे
मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि गांव में देखते हैं सिंचाई करते हैं लोग, तो पाइप से क्या करते हैं बाबू, अपने अपने खेत पे पानी को फ्लो करवाते हैं पाइप के सहारे। तो जब हम लोग बच्चे थे बाबू, आप अभी बच्चे हैं, अभी घर में एंजॉय भी कर रहे होंगे, तो वहां क्या है कि पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग को दिमाग में कुछ चलते रहता है। पैकेट में एक सुई या काटी रखे रहते हैं, मन नहीं भरता, देते का अच्छा जो खेत पटा रहा है वो दूसरे साइड है, दूर में खड़ा है, तो हम क्या करते हैं बाबू, उस पाइप में एक होल कर देते हैं। तो जैसे उस पाइप में होल करते हैं तो क्या होता है, उस पाइप से पानी ऊपर की तरफ फ्लो करता है, और बाहर में कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन वो जो पानी जो बह रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या कि पाइप के अंदर जो वाटर जिस प्रेशर पे फ्लो कर रहा है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज्यादा है, तब इतना हाइट तक पानी तो क्या होता है बाबू, ऊपर फेंकने लगता है, तभी भी दिल नहीं भरता है हम लोग का। तब क्या करते हैं, उस पाइप पे अपना पैर रख देते हैं। पैर रखने से क्या हो जाता है बाबू, उसी पे चढ़ गए तो उसे चढ़ने से क्या होगा कि पानी तो आगे फ्लो नहीं करेगा, मतलब उसका वेलोसिटी क्या कर रहे हैं बाबू, जीरो करना चाह रहे हैं। वेलोसिटी जीरो करना चाह रहे कि नहीं करना चाह रहे हैं, जीरो करना चाह रहे हैं। तब आप क्या देखते हैं, तब ये देखते हैं कि पानी पहले इतना हाइट तक उठ रहा था, अब पानी और इतना हाइट तक राइज करने लगता है बाहर की तरफ, तब हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि पटवन वाला लोग आ रहा है, हम लोग वहां से भाग चलते हैं। तो जैसे ही भागते हैं तो फिर से पाइपलाइन के अंदर वाटर क्या करता है, फ्लो करना शुरू किया भी वेलोसिटी से, तो जो बाहर जो पानी जितना हाइट तक राइज कर रहा था उस हाइट में कमी आता कि नहीं आता, वो कमी आना शुरू हो जाता है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जरा देखिए, एक कोई पाइपलाइन है, मान लीजिए इस पाइपलाइन से भी वेलोसिटी से फ्लूइड क्या कर रहा है बाबू, फ्लो कर रहा है। आप यहाँ पे कोई एक होल क्रिएट कर दिए और इसमें कोई ग्लास ट्यूब, मानो पीजोमीटर हम क्या क्या इंसर्ट किए, एक पॉइंट यहां ले रहे हैं और एक पॉइंट यहां ले रहे हैं। तो जैसे ही होल क्रिएट करिएगा तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है बाबू, पीएटीएम। कौन सा प्रेशर, पीएटीएम। तो वाटर क्या करता है, इस पीजोमीटर में क्या करेगा, राइज करेगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। अच्छा, दोनों का लेवल क्या है, सेम, 1 इक्वल टू क्या बाबू, 2। तो अगर बनॉइज लगाइएगा तो Z1 और Z2 दोनों का एक ही लेवल पे है कि नहीं, लेवल का डेटम क्या है बाबू, सेम। मतलब Z1 बराबर क्या है बाबू, Z2। तब यहाँ पे जो राइज हो रहा है किसके कारण हो रहा है, प्रेशर के कारण, तो P बाई रो जी होगा। ये वैल्यू यहां तक जो वाटर राइज कर रहा है किसके कारण, P बाई रो जी के कारण। नेक्स्ट, अब आपका दिल नहीं भरा तो आप इस पाइपलाइन पे खड़ा हो गए, तो यहाँ पे वाटर आगे की ओर तो नहीं फ्लो करेगा, मतलब उस फ्लूइड का वेलोसिटी क्या हो गया बाबू, जीरो। जैसी वेलोसिटी जीरो, तब क्या देखेगा वाटर और इसमें क्या करेगा, वो राइज करेगा कि नहीं करेगा बाबू। तो ये जो यहां से यहाँ जो राइज हो रहा बाबू, वो कौन सा बाबू, वी स्क्वायर बाई 2g, को यहाँ वेलोसिटी क्या किया, जीरो। तो कहां दिखेगा, यही तो दिखेगा। तो टोटल एनर्जी यहां हो रहा है। जैसे ही आप वाटर पाइपलाइन से पैर हटाएं, ये फिर से वाटर फ्लो करना शुरू किया, ये लेवल अपने आप फिर कर जाएगा, घट जाएगा, और केवल यही आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा बाबू। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जब इस पाइपलाइन पे आप खड़े हो गए तो वेलोसिटी क्या हो गया बाबू, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ, लेकिन टोटल एनर्जी जीरो नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ। कभी टोटल एनर्जी जीरो नहीं हुआ, तब वो काइनेटिक एनर्जी किसके अगेंस्ट में फ्लो कर रहा है बाबू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में। मतलब वो एनर्जी प्रेशर एनर्जी में क्या कर रहा है, योगदान दे रहा कि नहीं दे रहा, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में क्या हो गया बाबू, कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या,
टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, एक दूसरे से प्रेशर से काइनेटिक या काइनेटिक से प्रेशर कन्वर्जन केवल हो रहा है। जैसे ही फिर से आप यहाँ से पैर हटा दिए बाबू, तो फिर से लेवल में कुछ कमी आया, तो वहां पे प्रेशर एनर्जी अब किसमें बदल गया, कुछ काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। लेकिन कभी टोटल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का चेंज जरूर आ रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। तो आप ये एप्लीकेशन अच्छे से देखे होंगे और इसको आप विजुलाइज करिए। तो हम अभी तक यहाँ पे ये बात कर चुके हैं बाबू, अभी तक हम कि बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन क्या कहलाता है, स्टेटमेंट क्या है, अजम्पशंस कौन कौन लिए हैं। एनर्जी को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वेट, जिसको हेड फॉर्म कहते हैं। हेड फॉर्म क्या होता है बाबू, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइट। उसके बाद इसी बेसिस पे हम एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन देखें जो कि आप रियल लाइफ में ये देखते हैं। तो ये देखें क्या कि बर्नौलीज, ये में मतलब है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट फ्लो के दौरान, लेकिन हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है। और इसी बेसिस पे तो नोजल और डिफ्यूजर काम करता है। नोजल और डिफ्यूजर से कोई फ्लूइड को फ्लो कराइए तो टोटल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, केवल ये होगा कि नोजल क्या करेगा कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, लेकिन प्रेशर एनर्जी क्या जाएगा, घट जाएगा। लेकिन टोटल देखिएगा सम, तो क्या वो रिमेन्स कांस्टेंट। फिर डिफ्यूजर का बात करिएगा तो वहां भी क्या होगा बाबू कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। यही तो एप्लीकेशन है बाबू। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाबू, करेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे कहां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, दूसरी बात, जब भी ऑब्जेक्टिव का बात होगा या कोई इंटरव्यू होगा तो आपको हमेशा पूछा जाएगा कि बर्नौलीज थ्योरम को दो फॉर्म में लिखते हैं, एक पर यूनिट वॉल्यूम और एक पर यूनिट वेट। आप लिखिए, एकदम कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में लिखने के लिए बोल रहा है, मतलब क्या कि रो से क्या करना है बाबू, मल्टीप्लाई, मतलब ये फॉर्म लिख देना एकदम बेधड़क, मतलब आप इसको याद कर जाओ, तुम घोट जाओ। एनर्जी पर यूनिट वेट बोल रहा है, मतलब इस फॉर्म को एकदम याद कर जाओ। ये दोनों बाई हार्ट याद होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम में 95% प्रॉब्लम में आपको बर्नौलीज का यही फॉर्म दिखने वाला है। तो आज के बाद ये कैसे इक्वेशन आया आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसी इक्वेशन को हम आगे क्या करेंगे बाबू, यूज करेंगे। चाहे वेंचुरी मीटर का बात करें, ओरिफिस मीटर का बात करें, पिटॉट टिप का बात करें, पाइप फ्लो थ्रू पाइप का बात करें, सब जगह ये यूज आने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है बाबू। लेकिन उससे पहले एक और देखते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम कहां लगा सकते हैं। अब आप ही जवाब दीजिएगा। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं बाबू, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। दो तरीके का फ्लो होता है, एक एक्सटर्नल फ्लो और एक क्या होता है बाबू, इंटरनल फ्लो। अगर बात करें फ्लो ओवर प्लेट्स, कोई प्लेट के ऊपर मान लीजिए फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर कोई फ्लो हो रहा है तो एक्सटर्नल फ्लो है, और कोई पाइप के इनसाइड फ्लो हो रहा है तो इंटरनल फ्लो है। वो दोनों फ्लो को हम रिप्रेजेंट करने यहाँ कोशिश किए। ये फ्लो ओवर है प्लेट से, और ये क्या है, फ्लो ओवर पाइप से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्लो, और एक क्या वो एक्सटर्नल फ्लो। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है बाबू कि एक्सटर्नल फ्लो और इंटरनल फ्लो में कहां कहां पे बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड होगा, समझते हैं। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए हम क्या लिए, फ्लो डायरेक्शन, और ये हम क्या लिए, वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और अभी हम देखें क्या कि जैसे जैसे बाउंड्री सरफेस से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, विस्कस इफेक्ट क्या होगा बाबू, खत्म होते जाएगा। तो एक रीजन बनाते हैं, एक लाइन से ड्रॉ करते हैं कि लाइन ये बतलाता है कि इस लाइन के इधर विस्कस फोर्स प्रेजेंट रहेगा और इस लाइन के इस ऊपर कोई भी विस्कस फोर्स नहीं रहेगा। मतलब इस कर्व के नीचे जितना भी फ्लूइड ले रहे सबके बीच का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन इस कर्व के ऊपर जितना भी फ्लूइड लेयर मूव करेगा वो सबका वेलोसिटी क्या होगा बाबू, सेम होगा। दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि इस कर्व के नीचे विस्कस फोर्स जीरो नहीं होगा और इस कर्व के ऊपर विस्कस फोर्स क्या होगा बाबू, जीरो होगा।
तो इस कर्व को हम लोग कहते हैं वो बाउंड्री लेयर। क्या कहते हैं बाबू? बाउंड्री लेयर। तो यहां देखते हैं क्या बोले कि इस कर्व के नीचे विस्कस फोर्स जीरो नहीं होगा। विस्कस फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर विस्कस फोर्स जीरो नहीं है इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ तो है। तो इस कर्व में जो फ्लूइड है उसके पास मास है, मतलब ग्रेविटी फोर्स होगा। ग्रेविटी फोर्स से मतलब प्रेशर फोर्स होगा। इसका मतलब कौन सा इक्वेशन वैलिड है बाबू? इस कर्व के नीचे नेवियर्स स्टोक्स। कंटिन्यूटी वैलिड होगा। बर्नौलीज यहाँ वैलिड नहीं होगा। हमेशा याद रखो कि इस कर्व के नीचे जितना भी फ्लूइड पार्टिकल है बर्नौलीज अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बर्नौलीज में विस्कस फोर्स क्या है ना, जीरो। लेकिन क्या विस्कस फोर्स जीरो है? नहीं। चलिए इस कर्व के ऊपर विस्कस फोर्स क्या होगा बाबू? जीरो। तो कौन सा इक्वेशन? यूलर इक्वेशन। जहां यूलर है वहां बर्नौलीज अप्लाई होगा। कंटिन्यूटी देखिए यहां भी वैलिड है और यहां भी वैलिड है। अगर शुरू में बोले अगर फ्लो हो रहा है, फ्लो तो इस कर्व के नीचे भी हो रहा है और इस कर्व के ऊपर भी फ्लो हो रहा है। जहां फ्लो हो रहा है कंटिन्यूटी वैलिड होगा। अगर कंटिन्यूटी फॉलो नहीं किया कोई फ्लूइड फ्लो तो फ्लो पॉसिबल नहीं है। चलिए ये इंटरनल फ्लो का बात करते हैं। यहाँ भी इसी तरीके से बाउंड्री लाइन बनाएंगे बाबू। यहाँ एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, तो इसके लिए बाउंड्री लाइन ये है और इसके लिए बाउंड्री लेयर ये है। तो नियर टू द सरफेस हमेशा क्या होगा? विस्कस फोर्स होगा। तो इस कर्व के यहाँ पे क्या होगा? विस्कस फोर्स मौजूद होगा और यहाँ भी विस्कस फोर्स मौजूद होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन केस ऑफ पाइप फ्लो नियर टू द सरफेस ऑफ पाइप, पाइप के सरफेस के नजदीक हमेशा विस्कस फोर्स मौजूद होगा। तो जब भी पाइप फ्लो प्रॉब्लम देखेंगे तो हमेशा बर्नौलीज इक्वेशन नियर टू द सरफेस कभी भी नहीं अप्लाई करेंगे। तब यहाँ देखिए कि ये क्या एक्सिस ऑफ पाइप। तो जनरली क्या देखा गया बाबू कि इन केस ऑफ पाइप फ्लो नियर टू द एक्सिस ऑफ पाइप, जो एक्सिस ऑफ पाइप होगा वहां पे सबसे मिनिमम विस्कस फोर्स मौजूद रहता है और उस विस्कस फोर्स को आप जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो कि ये जो नियर टू द एक्सिस ऑफ पाइप यहाँ पे विस्कस फोर्स क्या हो? जीरो। लेकिन यहाँ जीरो नहीं है और यहाँ जीरो नहीं है। ये दोनों क्या है बाबू? नियर टू द पाइप सरफेस है। तो यहाँ भी बर्नौलीज वैलिड भी नहीं होगा, बर्नौलीज इक्वेशन नॉट वैलिड, और यहाँ भी बर्नौलीज इक्वेशन क्या बाबू? नहीं वैलिड है। लेकिन नियर टू द एक्सिस ऑफ पाइप बर्नौलीज इक्वेशन क्या वो वैलिड है। हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ वैलिड है, कहाँ वैलिड नहीं है, एक्सटर्नल फ्लो के लिए, इंटरनल फ्लो के लिए। तो आप दोनों का मैं बना दिए हैं। यहाँ देखिए ध्यान से कि एक्सटर्नल फ्लो में इसके नीचे बर्नौलीज वैलिड नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी हर जगह वैलिड है। इस वाले प्रॉब्लम को आप अच्छे से जितना बार बोले हैं लेक्चर को, आप 5 से 6 बार इसको सुनना जो बात अभी बोले हैं, और उसको कॉपी में लिखना और उसको समराइज करना बाय हार्ट। आप इसको याद कर देना। यहां से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर आते रहता है और पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में इंटरव्यू कहीं भी अगर होगा तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को बार बार रिपीट करना। फिर से बोल दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर 6 और 7 आप ये दोनों एक साथ देखिए। दोनों बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड है। जितना भी बात हमको बोलना था बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड हम आपको बात बोल दिए। एक एक पॉइंट पे बात किए। अगर आप पूरे पॉइंट को अगर अच्छे से आप समझिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द बर्नौलीज नहीं छूटेगा। एक बात और कंफर्म है कि बर्नौलीज पर किसके वैलिड? लिक्विड के वैलिड, गैसेस के लिए वैलिड नहीं। गैस के लिए वैलिड होगा लेकिन हमें उसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो होता मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन जो कि गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो आपको अभी पढ़ना नहीं है। तो केवल आपको बर्नौलीज कहाँ लगाना है बाबू? लिक्विड के लिए ही लगाना है। तो चलिए तब तक आप फिर से रिपीट कर देना। जो भी बच्चा नए हैं वो क्या करिए बाबू? सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो क्या करिए बाबू? अपने फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगले लेक्चर में क्या करेंगे बाबू कि हम कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, और एक बात करेंगे डिस्चार्ज के बारे में। हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।